हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, बाबू जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आज पुनः आपके समक्ष एक लेक्चर दे रहा हूं, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे पुनः कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होते हैं। और इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए ये पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, इसको समझिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि विधि के प्रश्न कौन से ऐसे प्रश्न होते हैं। तो विधि के प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर हमें विधि में मिलता है, या उसकी व्याख्या जो हमारा स्पष्ट कानून नहीं है, जो हमारा लॉ स्पष्ट नहीं है जिन बिंदुओं पर, उस पर जो है जो व्याख्या है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो हमारे जजेस करते हैं। मतलब कि जिन प्रश्नों का उत्तर आपको विधि के प्रोविजंस में, प्रावधान में मिल जाए, या जिस पर कि विधि स्पष्ट नहीं है, तो उस विधि को स्पष्ट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए लॉ को जो भी निर्णय कोर्ट देती है, वो आपके क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं। मतलब जिनका उत्तर हमें या तो विधि के प्रावधानों में मिल जाए, या जिसका उत्तर, जिस पर कि विधि स्पष्ट नहीं है, उसको स्पष्ट करने के लिए जो भी जजेस कहते हैं, जो भी उसका उत्तर देते हैं जजेस, वो सारे के सारे संबंधित होते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ से। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे, और उससे पहले हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होते हैं, तथ्य के प्रश्न क्या होते हैं। तथ्य के प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनका कि उत्तर हमारे पक्षकारों के द्वारा, पार्टीज़ के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि सिविल केसेस में हमारा प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है, और फिर क्रिमिनल मैटर्स में एक तरफ प्रोसिक्यूशन होता है, स्टेट होता है, और दूसरी तरफ हमारा क्रिमिनल्स होता है, एक्यूज्ड होता है। तो इनके माध्यम से जो भी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं पार्टीज़ के द्वारा, उसको हम जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की संज्ञा देते हैं। उनको हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब तथ्य के प्रश्न कहते हैं। अब हमें इसको उदाहरण से समझना है कि मान लीजिए सेक्शन 99 जो आईपीसी है, वो हमारी ये कहती है, नो प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। मतलब कि लोक सेवकों के विरुद्ध आपको कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपचार उपलब्ध नहीं है। मतलब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके यहाँ कोई दरोगा आता है और वर्दी सहित है, और वो आपको आईडी भी दिखा रहा है कि मैं दरोगा हूँ और मैं फला पुलिस थाने का व्यक्ति हूँ, और फिर उसको आप भी जानते हैं कि वो दरोगा है। तो वो दरोगा ये कहता है कि आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, अरेस्ट करने आए हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं कि वो दरोगा है, आप ये भी जानते हैं कि ये वर्दी में भी है, और ये एक एफआईआर के तहत हमको गिरफ्तार करने आया है, तो आप उसको जो है प्राइवेट डिफेंस उसके खिलाफ आपको नहीं मिलेगा, उस दरोगा के खिलाफ। क्यों? क्योंकि प्राइवेट डिफेंस उसी स्थिति में मिलता है जब आपको ये लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके खिलाफ कोई आक्रमण हो रहा है, आपकी जान ली जा सकती है, आपको कोई चोट पहुंचाई जा सकती है। इस स्थिति में, तो इस स्थिति में ऐसा नहीं है कि दरोगा साहब आपको बहुत चोट पहुंचाना चाह रहे हो, आपको मार डालना चाह रहे हो, या कोई क्षति पहुंचाना चाह रहे हो। ऐसी स्थिति नहीं है। तो दरोगा जी के समक्ष आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। और आप ऐसी स्थिति में यदि दरोगा जी के ऊपर कोई बचाव लेते हैं, या आप उनसे मारपीट करके आप अपना प्राइवेट डिफेंस दिखाना चाहते हैं, तो आपको ये ग्राउंड उपलब्ध नहीं होगा, ये प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 99 इस चीज़ को बता रही है कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का डिफेंस नहीं ले सकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है कि पुलिस जो है, दरोगा जो है पुलिस की वर्दी में, दरोगा आपको आईडी दिखा रहा है, और जो अभियुक्त है वो इस चीज़ को जान रहा है कि ये दरोगा है। तो यहाँ पे जो तथ्य आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। प्राइवेट डिफेंस केवल उसी स्थिति में मिलेगा जब, मान लीजिए एक उदाहरण हम ले रहे हैं कि दरोगा जी आते हैं बिना वर्दी के, एकदम नए दरोगा जी हैं, अभियुक्त भी नहीं जानता कि ये दरोगा हैं, और वो रात में आते हैं और कहते हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर की प्रतिलिपि भी नहीं दिखाते हैं, और उस स्थिति में आपको घसीट के ले जा रहे हैं।
तो आप जब आपको घसीट के ले जा रहे हैं तो उस स्थिति में कि आप ये भी नहीं जानते कि ये पब्लिक सर्वेंट है, उस स्थिति में अगर आप उनसे बचाव करते हैं या आप उनको धक्का मुक्की करके बाहर कर देते हैं घर से, तो आपको उस स्थिति में प्राइवेट डिफेंस का लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि दरोगा जी हैं, लेकिन एक्यूज्ड उनको नहीं जानता कि ये दरोगा हैं। एक्यूज्ड के कहने पर दरोगा जी अपना आईडी भी नहीं दिखा रहे हैं, ना ये कोई जानकारी दे रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से उस थाने के दरोगा हैं। तो यहाँ पर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनका जो बचाव है वो आपको एक्यूज्ड को मिलेगा। तो जिन प्रश्नों का उत्तर हम विधि में पाते हैं उसे क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या दरोगा के विरुद्ध अभियुक्त को प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं है। तो पहली स्थिति में प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर ये हो कि क्या अभियुक्त को प्राइवेट डिफेंस का लाभ दिया जाए अगर दरोगा जी वर्दी में है, तो इसका उत्तर सेक्शन 99 में स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि नो प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू एनी पर्सन इफ द एक्ट इज डन बाय द पब्लिक सर्वेंट। यदि लोक सेवक के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। लेकिन दूसरी स्थिति में कि वो बिना वर्दी के आए हैं और अभियुक्त भी नहीं जान पा रहा है कि ये दरोगा हैं, और उस स्थिति में भी अगर दरोगा जी उसको घसीट के ले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 99 का जो प्रावधान है वो उस पर लागू नहीं होगा और ऐसी स्थिति में उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पे तथ्य क्या उभर के आ रहे हैं कि पक्षकार इस बात को बताएगा कि ये बिना वर्दी के आए थे, और पक्षकार इस बात को भी बताएगा कि हमने हर प्रकार से संभव प्रयास किया और ये हमको बताने में असफल रहे कि ये दरोगा है। फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कि हेलमेट पहनना ना पहनना क्या ये अपराध है। तो इसका उत्तर आपको मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों में मिलेगा, विधि के प्रावधानों में, कि हाँ हेलमेट पहनना ना पहनना अपराध की श्रेणी में आता है। मतलब कि हेलमेट अगर आपने नहीं पहना है तो ये एक अपराध है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। तो इसका उत्तर हमको इसमें मिल रहा है मोटर व्हीकल एक्ट में। अब ये प्रश्न उठता है कि मान लीजिए हेलमेट नहीं पहना तो कितना जुर्माना लगेगा। तो कितना जुर्माना लगेगा ये विधि को जब आप उसमें सर्च करेंगे देखेंगे तो उसमें इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा कि हेलमेट नहीं पहनने पर मान लीजिए X रुपए। तो ये विधि का उत्तर आपको मिल गया कि नहीं पहनने पर X रुपए आपको फाइन जुर्माना दिया जाएगा। तो ये इसका जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो ये है कि कितना जुर्माना। तो इसका उत्तर आपको मिल रहा है कि X रुपए। तो इसको हम क्वेश्चन ऑफ लॉ की संज्ञा देंगे। लेकिन यहाँ पर ये तथ्य सामने आए कि X रुपए से ज़्यादा फाइन लिया गया है, तो अगर एक पक्षकार इस बात को बताता है कि हमसे X रुपए से ज़्यादा जुर्माना लिया गया है, तो ये पक्षकार बता रहा है इस चीज़ को कि विधि का उल्लंघन करके हमसे ज़्यादा रुपया लिया गया है। तो ज़्यादा रुपए लेना अगर इसको पक्षकार बताता है और साबित करता है तो एक ये तथ्य का प्रश्न होगा, और इसको तहत जो है आपको जो है समझना पड़ेगा कि तथ्य के प्रश्न और विधि के प्रश्न क्या होते हैं। फिर इसके अलावा आप एक और एग्जाम्पल लीजिए 304B का, कि 304B में अगर ये प्रश्न उठे कि ये विवाहित, भाई 304B में एक ये विधि कहती है कि महिला का विवाहित होना आवश्यक है। तो महिला का विवाहित होना आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है, ये एक विधि के प्रावधान को जब हम देखते हैं तो अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है तो इसका उत्तर यह है कि हाँ 304B IPC के तहत जो दहेज हत्या है उसके लिए महिला का विवाहित होना अति आवश्यक है। लेकिन अगर यही प्रश्न हो कि 300 IPC जो कि हत्या को बताती है, जिसका पनिशमेंट 302 में दिया गया है, अब यही अगर प्रश्न उठाया जाए कि हत्या के केस में विवाहित महिला है कि नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं हो सकता, ये तथ्य का प्रश्न हो सकता है।
लेकिन ये विधि का प्रश्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हत्या के लिए महिला का विवाहित होना या ना होना आवश्यक नहीं है, जबकि 304B में विधि कहती है कि महिला का विवाहित होना आवश्यक है। तो ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि इसका उत्तर आपको 304B में स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि जो है महिला विवाहित होनी चाहिए। तो ये आपको साबित भी करना पड़ेगा कि महिला विवाहित है और उसी की हत्या पति या पति के नाते द्वारा की गई है। फिर इसके अलावा आपको एक और प्रश्न का जो है इसी में आपको उत्तर है कि इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि हमने जो कहा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है कि वो जजेस के द्वारा भी निर्धारण किया जाता है। तो जजेस के द्वारा जो निर्धारण किया जाता है तो मतलब क्या है कि जैसे कि हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी पढ़ते हैं कि विधायक की जजेस का ये कार्य है कि टू फाइंड आउट द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब क्या है कि आपको विधायिका का सही आशय जजेस को, न्यायपालिका को निकालना है। जहाँ पर विधि स्पष्ट नहीं है, जहाँ पर विधि जो है इनवेग है, मतलब वेग है, स्पष्ट नहीं है, तो वहाँ पर विधि को इनवेग स्पष्ट करने का काम हमारी जो है न्यायपालिका का है। तो जितना भी काम जजेस इंटरप्रिटेशन के द्वारा विधायिका का या विधि का सही आशय निकालते हैं वो न्यायाधीश जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ के तहत उसका निर्धारण करते हैं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे, संविधान का अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हमारी न्यायपालिका ने जो अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन शामिल हो सकते हैं, कौन कौन नहीं शामिल हो सकते हैं, इस विधि के प्रश्न का निर्धारण करते हुए उन्होंने बताया कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, इस अन्य प्राधिकारी के तहत प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं, यदि वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं तो वो स्टेट में आएंगे। तो मतलब इन्होंने जो लोकल अदर अथॉरिटी का जो निर्वचन किया है उसके द्वारा विधि को स्पष्ट किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर्स बॉडीज़ भी आती हैं। तो इन्होंने इस प्रकार जजेस ने आर्टिकल 12 में जब अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकारी शब्दों का निर्वचन किया तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ का निर्धारण किया और उसके तहत हमको बताया कि इसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लेक्चर को विराम दूंगा और आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।